हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसके अंतर्गत हम बात करने वाले हैं सामान्य अध्ययन और भारतीय संविधान से संबंधित उन महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो बिना स्किप किए दोस्तों, आप पूरे क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेस का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये क्वेश्चंस जो है आपका उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग, पीसीएस प्री, वैयक्तिक सहायक, कनिष्ठ सहायक से संबंधित सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए एक महत्वपूर्ण क्लास है। तो ज़रूर इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो ज़्यादा देरी न करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो किस व्यक्तित्व ने ये 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह नाम दिया था? तो वो कहा था दोस्तों, आपके ऑप्शन हैं सर जॉन लॉरेंस, टी.आर. होम्स, डब्ल्यू. टेलर या बेंजामिन डिज़रायली। तो दोस्तों, ये बात जो कही गई थी, ये कही गई थी बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा। ये बात कही गई थी कि जो है 1857 की जो विद्रोह है वो राष्ट्रीय विद्रोह इन्होंने कहा था। ठीक है दोस्तों, बेंजामिन डिज़रायली ने। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर रिचर्ड स्टैची आयोग का संबंध किस निम्नलिखित में से किससे है? तो रिचर्ड स्टैची आयोग का जो संबंध है वो किससे है दोस्तों? ऑप्शन है शिक्षा, अकाल, पुलिस सुधार या रेलवे। तो दोस्तों, जो रिचर्ड स्टैची का जो आयोग का संबंध है वो किससे है? वो अकाल से है दोस्तों। किससे है? अकाल से। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन होने वाले हैं दोस्तों, इसलिए बिना स्किप किए आप पूरे क्लास को वॉच कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसने महात्मा गांधी के तरीकों को राजनीतिक भयादोहन यानी कि ब्लैकमेल कहा था? ठीक है दोस्तों, किसने कहा था महात्मा गांधी के तरीकों को राजनीतिक भयादोहन या ब्लैकमेल? तो दोस्तों, ये कहा था लिन लिथगो ने। किसने कहा था? लिन लिथगो ने महात्मा गांधी के तरीकों को राजनीतिक ब्लैकमेलिंग कहा था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मुगल काल में मुजारियान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया जाता था? तो मुगल काल में मुजारियान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? ऑप्शन है कृषकों के लिए, दासों के लिए, गुप्तचरों के लिए या व्यापारियों के लिए। तो मुगल काल में जो मुजारियान शब्द का प्रयोग किया जाता था दोस्तों, वो किया जाता था कृषकों के लिए। किसके लिए ये कहा किया जाता है दोस्तों? फार्मर्स के लिए, यानी कि कृषकों के लिए मुजारियान शब्द का प्रयोग किया जाता था मुगल काल के दौरान। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी? तो जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक। तो दोस्तों, जो जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी वो की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किस सूफी संत की दरगाह भारत में नहीं है? तो कौन सा ऐसा सूफी संत है दोस्तों जिसकी दरगाह भारत में नहीं है? तो ऑप्शन है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख फरीदुद्दीन और शेख निजामुद्दीन औलिया या शेख नसीरुद्दीन। तो दोस्तों, जो सूफी संत जिसकी दरगाह भारत में नहीं है वह है दोस्तों आपका शेख फरीदुद्दीन, और इसके अलावा शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की भी है, शेख निजामुद्दीन औलिया की है और शेख नसीरुद्दीन जो है की दरगाह भारत में है। बाकी शेख फरीदुद्दीन की जो है दरगाह भारत में नहीं है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सजदा व और पावोश सजदा व पाबोश की परंपरा किसने प्रारंभ की थी? तो सजदा व पाबोश की परंपरा किसने प्रारंभ की थी दोस्तों? ऑप्शन है इल्तुतमिश,
फिरोज तुगलक, रजिया सुल्तान या बलबन। तो सजदा और पाबोस की जो परंपरा प्रारंभ की थी दोस्तों, वो की थी बलबन ने। किसने की थी? बलबन के द्वारा दोस्तों सजदा और पाबोस की परंपरा आरंभ की गई थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत रिहला किस भाषा में लिखा है? तो दोस्तों इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत जो है, अपना यात्रा की पूरी कहानी दोस्तों रिहला किस भाषा में लिखा है? दोस्तों ऑप्शन है फारसी, अरबी, तुर्की और उज़्बेक। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है अरबी भाषा में। इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत रिहला को जो है अरबी भाषा में लिखा था। दोस्तों किस भाषा में? अरबी भाषा में लिखा था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 9 है, तृतीय बौद्ध संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो दोस्तों जो तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी दोस्तों? ऑप्शन है नागार्जुन, वसुबंधु या मोगलीपुत्र तिस या अशोक। तो दोस्तों जो तृतीय बौद्ध संगीति की गई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी मोगलीपुत्र तिस्स ने ये जो है तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? तो जो गौतमीपुत्र सतकर्णी था दोस्तों वो किस वंश का शासक था? ऑप्शन है सातवाहन, वाकाटक या चालुक्य या कर्ण। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, गौतमीपुत्र सतकर्णी का जो वंश था दोस्तों वो था सातवाहन। कौन सा वंश था दोस्तों? ये था सातवाहन वंश। ये गौतमीपुत्र सतकर्णी का वंश जो है इस वंश का शासक था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दोस्तों इस क्लास में आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल भी स्किप किए बिना लगातार वॉच कीजिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मिलिंद पन्हो की रचना किसके द्वारा की गई? तो मिलिंद पन्हो की रचना किसके द्वारा की गई थी? नागसेन, नागार्जुन, वसुबंधु या अशुघोष। तो दोस्तों मिलिंद पन्हो की रचना जो की गई थी वो की गई थी नागसेन के द्वारा। किसके द्वारा? नागसेन के द्वारा इसकी रचना की गई थी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज जो है दोस्तों, तो ये मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो की गई थी सर सैयद अहमद खां के द्वारा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था? तो दक्षिण भारत के अंदर त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा कौन नहीं था दोस्तों? यह है दोस्तों ऑप्शन पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या चोल। तो दोस्तों ये जो दक्षिण भारत में त्रिकोणात्मक संघर्ष का हिस्सा नहीं था वो था दोस्तों चोल। ठीक है, बाकी पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये तीनों के तीनों दोस्तों दक्षिण भारत में त्रिकोणात्मक संघर्ष के हिस्से रहे हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान के उद्देशिका में जोड़ा गया था? तो दोस्तों कौन से संविधान संशोधन के द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को, ठीक है, इन शब्दों को संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये किया गया था 42वें संविधान संशोधन। तो इस संविधान संशोधन के अंतर्गत दोस्तों समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान की उद्देशिका में जोड़ दिया गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु जो निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? तो दोस्तों वो होते हैं आपके लोग संसद के दोनों सदनों से। ठीक है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों से दोस्तों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है दोस्तों कि उपराष्ट्रपति से संबंधित कि किन सदनों से इसके लिए निर्वाचन मंडल की सदस्यता होती है, तो दोनों सदन से होते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति प्रदान करता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो संसद को नए राज्यों के गठन की शक्ति प्रदान करता है? तो दोस्तों वह है अनुच्छेद 3 जो है दोस्तों, संविधान के में संसद के जो है नए राज्यों के गठन की शक्ति प्रदान करता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? तो कौन सा ऐसा है संस्था वो है जिसको जो है संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है? संसद के सदस्य, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मंत्रिमंडल के मंत्री या भारत के महान्यायवादी। तो दोस्तों इनमें से सभी को तो मैक्सिमम जो है संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त हैं, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को जो है संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। बाकी संसद के सदस्य होंगे तो विशेषाधिकार होंगे ही। भारत के मंत्रिमंडल के मंत्री, इनको भी संसदीय विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। भारत के महान्यायवादी को भी ये विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के निम्न में से कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों जो लोक लेखा समिति होती है, इसमें राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति के अंतर्गत दोस्तों जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो टोटल होते हैं दोस्तों 7 सदस्य। तो इसको जरूर याद कीजिएगा दोस्तों, लोक लेखा समिति में राज्यसभा के टोटल सदस्य 7 होते हैं दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो भारतीय संसद की जो संयुक्त अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों ये की जाती है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है? तो कौन सा ऐसा है जिसे राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों? वह है दोस्तों राज्य के राज्यपाल। ठीक है, किसी भी राज्य के राज्यपाल हैं दोस्तों, उनको राज्य सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार प्राप्त होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का संबंध मूल कर्तव्यों से है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं दोस्तों, बिना स्किप किए आप जरूर वॉच कीजिए। तो किस अनुच्छेद का संबंध मूल कर्तव्यों से है? तो दोस्तों वह है अनुच्छेद 51A। तो 51A दोस्तों इसमें पूरे मूल कर्तव्यों को बताया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो दोस्तों किस व्यक्तित्व को यात्रियों में राजकुमार कहा गया है? तो फाहियान, हेनसांग, बारबोसा या अलबरूनी। तो दोस्तों ये सारे विदेशी यात्री हैं जो भारत में आए थे। तो किसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है हेनसांग को। ठीक है, तो हेनसांग ने जो है दोस्तों ये चीनी यात्री था और इन्हें जो है इन्हें यात्रियों के राजकुमार के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट निम्न में से किसे प्रस्तुत की जाती है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग के द्वारा जो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वो किसको प्रस्तुत की जाती है दोस्तों? वो की जाती है राष्ट्रपति को। किसे? राष्ट्रपति को जो है राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की जो वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कि कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के समान नागरिक संहिता का वर्णन करता है? तो कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है दोस्तों? ये किया गया है दोस्तों आपका अनुच्छेद 44 यानी कि 44 में, अनुच्छेद 44 में दोस्तों समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो कौन से वर्ष में भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था दोस्तों? ये किया गया था 2019 में। तो 2019 में दोस्तों भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है नया बना था और उसको पारित भी किया गया था।
ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों पर निर्णय करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो उत्पन्न विवाद हैं उन पर निर्णय कौन करता है दोस्तों? ये किया जाता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवादों पर निर्णय किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दोस्तों नीति आयोग से संबंधित है। पहले इसका नाम योजना आयोग था, लेकिन 2015 में बनाए गए नीति आयोग, ठीक है, का अध्यक्ष निम्न में से कौन है? तो दोस्तों जो 2015 में नीति आयोग बनाया गया था उसके सबसे पहले अध्यक्ष कौन रहे हैं? तो दोस्तों वो थे प्रधानमंत्री। ठीक है, अभी भी दोस्तों नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं, लेकिन 2015 के हिसाब से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन था? तो जो है प्रधानमंत्री इसमें नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण को बजट के नाम से जाना जाता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसको बजट नाम दिया गया है दोस्तों? तो ये दिया गया है दोस्तों अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत दोस्तों और वार्षिक वित्तीय विवरण जो है उसको बजट नाम दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कितने सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? तो कितने ऐसे सदस्य हैं जिन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है? तो दोस्तों वह हैं टोटल 12 सदस्य। तो 12 मेंबर ऐसे हैं जिनको राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 निम्न में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 280 है वो किससे संबंधित है दोस्तों? ये दोस्तों है वित्त आयोग से संबंधित है। किससे? वित्त आयोग से संबंधित है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनहित याचिका को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जनहित याचिका जो होती है उसको किस और अदर किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? वो सामाजिक क्रिया याचिका, सामाजिक हित याचिका, ये वर्ग क्रिया याचिका। तो दोस्तों ये तीनों शब्द जो हैं ये जनहित से संबंधित हैं, तो इसलिए यह सभी इसका आंसर हो जाएगा। तो जनहित याचिका में को जो है सामाजिक क्रिया याचिका भी कहा जाता है, सामाजिक हित याचिका भी कहा जाता है, वर्ग क्रिया याचिका भी कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस उम्र समूह के बच्चों के लिए अनुच्छेद 21A यह व्यवस्था करता है कि राज्य मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा? तो दोस्तों किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये व्यवस्था रखी गई है? 21 के अंतर्गत किस वर्ग समूह के लिए बात की कही गई है? तो 21 के अंतर्गत तो ये बात कही गई है दोस्तों अनुच्छेद 21A के तहत। और किस उम्र के बच्चों के लिए है दोस्तों? ये है आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्राविधान रखा गया है अनुच्छेद 21A के अंतर्गत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में बौद्धिक संपदा का अधिकार पारित किया गया था? तो किस वर्ष भारत में बौद्धिक संपदा का अधिकार पारित किया गया था दोस्तों? वो किया गया था 2016 में बौद्धिक संपदा का अधिकार पारित किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस वर्ष भारत में 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम लागू किए गए थे? तो दोस्तों कौन से वर्ष में भारत में 73वें 74वें संशोधन अधिनियम लागू किए गए थे? तो दोस्तों ये किए गए थे 1993 में। 1993 में दोस्तों 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम लागू किए गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान NIRD वो PR, ठीक है, निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान दोस्तों ये कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान दोस्तों ये है आपका हैदराबाद में। कहाँ है दोस्तों? ये है हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर D सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना के प्रावधान की व्यवस्था की गई है?
तो भारतीय संविधान के किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना के प्रावधान की व्यवस्था की गई है दोस्तों? ये की गई है दोस्तों आपका भाग 9 में, ठीक है। किस में की गई है दोस्तों? भाग 9 के अंतर्गत जो है भारतीय संविधान के त्रिस्तरीय पंचायतों की स्थापना के प्रावधान की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों इसी प्रकार के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए बिना स्किप किए आप पूरे क्लास को वॉच करें और अपने नोट्स बिल्कुल प्रिपेयर रखें, जिससे आप एग्जाम में कुछ भी ना भूल पाएँ, ठीक है। निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है दोस्तों 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को दोस्तों राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन का अब पुनर्नामित नाम निम्न में से क्या है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन है, इसका जो नया नाम है वो क्या है दोस्तों? वो है दोस्तों आपका दीन दयाल अंत्योदय। क्या नाम है दोस्तों? दीन दयाल अंत्योदय योजना के नाम से इसको जाना जाता है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन को, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निर्धनता रेखा को मापने का कैलोरी मापदंड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो निर्धनता रेखा को मापने का जो कैलोरी मापदंड है वो किसके द्वारा दिया गया था दोस्तों? वो दिया गया था योजना आयोग के द्वारा, ठीक है। योजना आयोग ने जो है कैलोरी मापदंड के निर्धनता रेखा के लिए कैलोरी को मापदंड माना था, और अब इस योजना आयोग का नाम बन गया दोस्तों नीति आयोग। क्या नाम पड़ गया दोस्तों इसका? नीति आयोग इसका नाम हो गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों। अगला प्रश्न है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी, ठीक है। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट फाइनेंस एनर्जी यानी कि मुद्रा, ठीक है, जो करेंसी है वो किससे संबंधित है दोस्तों? ये है दोस्तों माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट जो फाइनेंस एजेंसी है दोस्तों, वह है गैर कृषि लघु सूक्ष्म उपकरण से, ठीक है। तो गैर कृषि लघु और सूक्ष्म उपकरण से संबंधित है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेक इन इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? तो बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका कार्यक्रम का उद्देश्य है विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा और आयातों को कम करना, ठीक है। अपने ही विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना और आयात को कम करना, ये इसका उद्देश्य है मेक इन इंडिया, ठीक है। और इसके ऑनर कौन है दोस्तों? वह हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है पुनर्नामित अस्पृश्यता यानी कि अपराध अधिनियम 1955 को अब निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो पुनर्नामित जो अस्पृश्यता यानी कि अपराध अधिनियम है 1955, अब इसको किस नाम से जाना जा रहा है दोस्तों? अस्पृश्यता को दोस्तों जो अपराध है इसको अब जो जाना जाता है वो नागरिक अधिकार संरक्षण नाम दिया गया है दोस्तों। क्या नाम दिया गया है? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, जिसका पहले नाम क्या था? पुनर्नामित अस्पृश्यता अधिनियम, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, जीएनपी और जीडीपी के अंतर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों जीएनपी और जीडीपी में जो अंतर होता है उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जीडीपी से संबंधित, जीएनपी से संबंधित दोस्तों, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जीएनपी और जीडीपी, ठीक है दोस्तों, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इनमें क्या अंतर है दोस्तों? वह है विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, ठीक है। इन दोनों में विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का ही अंतर है, बाकी जो है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे संबंधी संरक्षण जो मिशन कार्यक्रम था वो कब स्वीकृत किया गया था? तो दोस्तों जो नमामि गंगे जो कार्यक्रम है वो कब स्वीकृत किया गया था? ये किया गया था जून 2014 में। नमामि गंगे जो है इसमें संरक्षण मिशन कार्यक्रम जो है स्वीकृत किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। भारत में निम्नलिखित फसल युग्मों में से कौन सा एक भारत की सर्वाधिक पानी की खपत वाली फसलें हैं जो भूजल पर अत्यधिक निर्भर करती हैं? तो कौन सी फसल ऐसा है जो भूमिगत जल पर अत्यधिक निर्भर है? तो दोस्तों वह है आपका चावल और गन्ना। तो ये चावल और गन्ना जो है भारत की सर्वाधिक पानी की खपत वाली फसलें हैं और जिनको जो है भूजल में जो अत्यधिक ये निर्भर करती हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर इन खेतों में अधिकांश समय पानी भरा रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में दोस्तों।
बांज एवं चेस्टनट निम्न में से किस वनस्पति कटिबंध की प्रमुख प्रजातियां हैं? तो दोस्तों जो बांज और चेस्टनट हैं ये जो है हिमालयी आर्द्र पर्वतीय वनों के रूप में इनको जाना जाता है, हिमालयी आर्द्र पर्वतीय वन। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी भारत की एक नदी नकदी फसल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो भारत की नकदी फसल है वो कौन कौन है? वहीं दोस्तों आपका गन्ना नकदी फसल में आता है, कपास नकदी फसल है, जूट भी नकदी फसल है दोस्तों। तो कौन सी फसल नकदी नहीं होगी? वो है गेहूं। ठीक है दोस्तों, गेहूं जो है नकदी फसल नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों काली कपासी मिट्टी व्यापक रूप में मिलती है। तो जो कपास के लिए काली मिट्टी की ज़रूरत होती है दोस्तों सबसे व्यापक रूप में कहाँ है? तो वो पाई जाती है दोस्तों महाराष्ट्र में, इसलिए महाराष्ट्र में कपास सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है दोस्तों। ठीक है, काली कपासी मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों महाराष्ट्र में। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। चंबल नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो चंबल नदी किस नदी की सहायक है दोस्तों? चंबल नदी है यमुना नदी की सहायक नदी। कौन से नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों सिंगरौली कोयले की खान। सिंगरौली जो कोयले की खान है दोस्तों वो निम्न में से किस प्रदेश में स्थित है? तो जो सिंगरौली कोयले की खान है वो किस प्रदेश में है दोस्तों? ये है दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में कोयले की खान जो सिंगरौली नामक स्थान पे है, तो ये जो है मध्य प्रदेश में स्थित है दोस्तों। तो कौन सा युग्म इसमें से सही नहीं है दोस्तों? यहाँ पर अधिनियम वर्ष दिया गया है। पहला ऑप्शन है कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, बिल्कुल सही है दोस्तों। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम जो है 1923 में ही लागू हुआ था। उसके बाद है मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, ये भी मातृत्व लाभ अधिनियम दोस्तों 1961 में लागू हुआ था। ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1950, तो दोस्तों ये 1950 बिल्कुल गलत है, क्योंकि कर्मचारियों की जो ग्रेजुएटी थी वो ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम जो लागू हुआ था दोस्तों 1972 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1972 में लागू हुआ था दोस्तों। और 1972 में जब ये लागू हुआ था तो दोस्तों ये हुआ था 21 तारीख को। ठीक है, ये जो है 21 अगस्त को भारतीय संसद में पारित किया गया था, लेकिन 16 सितंबर 1972 को दोस्तों ये लागू किया गया था। ठीक है, तो ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम जो दोस्तों ये है आपका 1972 और कब? 16 सितंबर 1972 में। ठीक है, तो 16 सितंबर 1972 है ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम। इसके अलावा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो है दोस्तों ये 1972 में ये भी लागू हुआ था। तो ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम और कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम ये दोनों 1972 में लागू हुए थे। ठीक है दोस्तों, बाकी कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 ठीक है। मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों मुख्य केंद्रीय भ्रंश यानी कि MCT अलग करता है। तो जो मुख्य केंद्रीय भ्रंश MCT है दोस्तों ये किसको अलग करता है दोस्तों? ये जो MCT मुख्य केंद्रीय भ्रंश जो है दोस्तों वह है मध्य और महान हिमालय के बीच में। ठीक है, मध्य और महान हिमालय के बीच में क्या है दोस्तों? MCT। क्या है? MCT, जिसको कहते हैं मुख्य केंद्रीय भ्रंश। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? मुख्य केंद्रीय भ्रंश इसको कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों जो कूट दिए गए हैं, सूचियाँ दी गई हैं, तो देखें इसको ध्यान से समझें दोस्तों। जैसे सूची 1 और सूची 2 में सूची 1 में दिया गया है दोस्तों यहाँ पर रूर बेसिन। तो रूर बेसिन दोस्तों ये कहाँ है? क्या है रूर बेसिन? तो यह है दोस्तों आपका लोहा इस्पात एवं इंजीनियरिंग से संबंधित है रूर बेसिन। ठीक है दोस्तों, रूर बेसिन किससे संबंधित है? लौह इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग से संबंधित है। उसके अलावा फ्लैंडर्स प्रदेश दोस्तों, फ्लैंडर्स प्रदेश जो है वो कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, फ्लैंडर्स प्रदेश। ठीक है, कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा जो सक्सेनी प्रदेश है दोस्तों, ये सक्सेनी प्रदेश दोस्तों रसायन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और इसके अलावा पश्चिमी बंगाल प्रदेश दोस्तों ये है जूट उद्योग के लिए। ठीक है,
पश्चिमी बंगाल प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? जूट उद्योग के लिए। सक्सेनी प्रदेश रसायन उद्योग के लिए। फ्लैंडर्स प्रदेश कपड़ा उद्योग के लिए। और रूर बेसिन जो है लौह इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो सही ऑप्शन बनेगा दोस्तों वो आपका बनेगा इसके अकॉर्डिंग, ये बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4, 1, 2, 3। ठीक है दोस्तों, रूर बेसिन लौह इस्पात एवं इंजीनियरिंग से संबंधित, उसके अलावा फ्लैंडर्स बेसिन जो है दोस्तों कपड़ा उद्योग के लिए, सक्सेनी बेसिन दोस्तों रसायन उद्योग के लिए, और पश्चिमी बंगाल प्रदेश जो है दोस्तों ये जूट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुल कितने सत्र आयोजित किए गए? तो दोस्तों जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था और इसके जो निर्माणकर्ता थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके थे। ठीक है, भारतीय संविधान के। तो यहाँ पर दोस्तों भारतीय संविधान का जब निर्माण किया गया था उसमें कुल कितने सत्र आयोजित किए गए थे? तो दोस्तों 11 सत्र इसमें आयोजित किए गए थे। ये आपने भारतीय संविधान की जो अनुच्छेद धाराएं और इससे संबंधित हैं तो उसमें आपको देखा होगा कि टोटल इसमें 11 सत्र जो है आयोजित किए गए थे। ठीक है, तो भारतीय संविधान के निर्माण में टोटल 11 सत्र आयोजित किए गए हैं दोस्तों, बिल्कुल याद रखेंगे आप लोग। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों, निम्न में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है? तो दोस्तों कौन सी टोपोलॉजी ऐसी है कि जिसमें प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका बस टोपोलॉजी नहीं, रिंग टोपोलॉजी भी नहीं, स्टार टोपोलॉजी भी नहीं दोस्तों, ये होता है मेश टोपोलॉजी। ठीक है दोस्तों, कौन सी टोपोलॉजी? मेश टोपोलॉजी में दोस्तों नोड और नेटवर्क में हर एक दूसरे नोड से जुड़ा होता है। तो प्रत्येक नोड जो है दूसरे नोड से जुड़ा होता है नेटवर्क के अंतर्गत, इसको कहते हैं दोस्तों मेश टोपोलॉजी। क्या नाम कहा जाता है दोस्तों? मेश टोपोलॉजी। तो दोस्तों ये जो एग्ज़ाम हुआ था काफ़ी इसमें क्रिटिकल पॉइंट्स पूछे गए थे, तो आगामी जो एग्ज़ाम्स होने हैं दोस्तों इसी प्रकार की क्रिटिकल चीज़ें आएंगी, इसलिए आप बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक स्टडी करें और जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो दोस्तों उसका बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए एग्ज़ाम में उपस्थित होंगे। ठीक है दोस्तों, तभी सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों, बहुत आसानी से सिलेक्शन होना मुश्किल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 दो बने हुए हैं और साथ ही इसका कूट दिया गया है, तो कूट पर हम फिर चर्चा करते हैं। पहले हम मिलान कर लेते हैं दोस्तों सही आंसर उस पर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है पूंजी का योगदान, तो पूंजी के योगदान से क्या होगा दोस्तों आप समझ सकते हैं। अगर पूंजी होगी तो ब्याज बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से पूंजी के योगदान से क्या बनेगा दोस्तों? ब्याज बनेगा। मानवीय श्रम का योगदान, अगर मानवीय श्रम होगा तो दोस्तों क्या मिलेगा? मजदूरी मिलेगी। थर्ड पॉइंट दोस्तों, स्थिर प्राकृतिक संसाधनों से क्या मिलेगा? तो स्थिर प्राकृतिक संसाधनों से दोस्तों लाभ का योगदान होगा। ठीक है, अगर प्राकृतिक संसाधन होंगे तो लाभ ही लाभ है। ठीक है, उसके अलावा उद्यम वृत्ति का योगदान, जो उद्यम वृत्ति होता है दोस्तों, उद्यम वृत्ति का योगदान क्या रहेगा कि उद्यम वृत्ति से क्या मिलेगा दोस्तों? लगान मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों जो है इनसे सुमेलन करना था। तो अगर हम देखें तो पहले का जो सुमेलन है वो 2 से है, तो ए का 2 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मानवीय श्रम योगदान बी का जो है 1 हो जाएगा और स्थिर प्राकृतिक संसाधन दोस्तों वो सी का 3 ही हो जाएगा। ठीक है, सी किससे हो जाएगा? 3 से, और 4 डी हो जाएगा कि दोस्तों किससे? 4 से। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से इसके जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर इसका दोस्तों सी वाला इसका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसका सी ऑप्शन सही होगा। A2, B1, C3 और D4। ठीक है दोस्तों, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसको फिर से अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो को पॉज कीजिए, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग अपने आप को टेस्ट करते रहिए दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया था? तो दोस्तों गांधी जी राष्ट्र नेता कहलाते हैं,
राष्ट्रपिता के नाम से भी जाने जाते हैं। तो कौन से ऐसा आंदोलन था जिसने गांधी जी को वास्तविक राष्ट्र नेता की उपाधि दिलाई दी थी? तो दोस्तों वो था रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन। तो रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन का देश की आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। रॉलेट एक्ट का इसमें विरोध किया गया था दोस्तों, और ये जो है इसके अंतर्गत गांधी जी को जो है एक राष्ट्रीय नेता की उपाधि मिली दोस्तों, इससे पहचान मिली। ठीक है दोस्तों, इसलिए गांधी जी को राष्ट्र नेता के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन सा ऐसा आंदोलन था दोस्तों? रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन। खेड़ा आंदोलन भी किया था गांधी जी ने, चंपारण आंदोलन भी हुआ था, दांडी आंदोलन भी किया था, लेकिन सबसे बेस्ट जो था वो था दोस्तों जिसमें त्याग बहुत ज़्यादा हुआ था, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह आंदोलन। ठीक है, और इसकी सफलता से देश की आज़ादी की नींव बनी थी बहुत मजबूती से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो दोस्तों जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी तो उसका जब प्रस्ताव पारित हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जब पूर्ण स्वराज की का प्रस्ताव पारित हुआ था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे दोस्तों, ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने थे, क्योंकि ये उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, केरल में कुटुंबश्री है, तो केरल में कुटुंबश्री क्या है दोस्तों? तो केरल के अंतर्गत जो कुटुंबश्री है दोस्तों क्या है? एक अति लघु साख कार्यक्रम है दोस्तों। क्या है? कुटुंबश्री क्या है दोस्तों? केरल में अति लघु साख कार्यक्रम, इसको कुटुंबश्री कहा गया है दोस्तों। ठीक है, और ये केरल में है दोस्तों। ठीक है, तो अति लघु साख कार्यक्रम जो है कुटुंबश्री के नाम से जाना जाता है, और ये है केरल में दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष हैं दोस्तों वो कहाँ पाए गए? तो बीजापुर में नहीं, गोलकुंडा में भी नहीं दोस्तों, ये पाए गए हैं दोस्तों हम्पी में। कहाँ पाए गए हैं? ये पाए गए हैं दोस्तों हम्पी में, जो है विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो मैं करा चुका हूं दोस्तों, उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है। आप हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिटेल जो दोस्तों हमारे प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर 16 हो चुके हैं, और ये प्रीवियस ईयर पेपर नंबर 17 है दोस्तों। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्किप किए बिना आप लगातार हमारे इन वीडियोस को वॉच कीजिएगा, जिससे आपका कनिष्ठ सहायक पेपर के लिए एक मजबूत तैयारी यहाँ पर देखने को मिलेगी, और साथ ही प्रवक्ता, पीसीएस और पॉलिटेक्निक प्रवक्ता के लिए भी एक बेहतरीन तैयारी आपको देखने को मिलेगी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है हमारा, ये पूछा गया है, ये भी सुमेलन से पूछा गया दोस्तों, और काफ़ी क्रिटिकली पेपर रहा था दोस्तों, इसलिए जो है कैंडिडेट्स काफ़ी परेशान भी हैं इस एग्जाम को देकर। तो यहाँ पर सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों से नियत कूट का चयन कीजिए, उत्तर से उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर इंटरनेट ब्राउज़र और निर्माणकर्ता इनके नाम पूछे गए हैं। तो देखते हैं इसको क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर हम समझें तो सबसे पहले इंटरनेट ब्राउज़र जैसे फायरफॉक्स है, तो फायरफॉक्स किस कंपनी द्वारा निर्माण किया गया है दोस्तों? तो फायरफॉक्स जो है दोस्तों वह है आपका एप्पल से। किससे संबंधित है? एप्पल कंपनी ने इस निर्माण करता जो है एप्पल है। ठीक है दोस्तों, फायरफॉक्स का। उसके अलावा जो सफारी है दोस्तों, ये सफारी का जो किया गया है दोस्तों, यहाँ पर जो है जो फायरफॉक्स है दोस्तों ये है मोजिला INC का। ठीक है, एप्पल का नहीं है दोस्तों फायरफॉक्स, क्योंकि एप्पल का जो है दोस्तों सफारी है। क्या है दोस्तों? सफारी जो इंटरनेट ब्राउज़र है वो एप्पल की ओर से लॉन्च हुआ है। इसके अलावा जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है दोस्तों वो ब्लैकबेरी की ओर से है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। और उसके अलावा जो एक्सेस है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। ठीक है दोस्तों, तो ये इसके 4 मिलान चिन्ह हैं। तो हम एक बार और आपको समझा दें दोस्तों यहाँ पे कि सबसे पहले जो है फायरफॉक्स दोस्तों मोजिला INC का है। उसके अलावा जो सफारी है दोस्तों वो है एप्पल कंपनी का। ठीक है, उसके बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो दोस्तों है ब्लैकबेरी का, और साथ ही जो एक्सेस है वो है माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सेस का निर्माण किया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। ब्लैकबेरी ने दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर का, और एप्पल कंपनी ने सफारी इंटरनेट ब्राउज़र दिया है, और मोजिला
INC ने फायरफॉक्स जो है इंटरनेट ब्राउज़र दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर बनेगा दोस्तों इसके अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्योंकि 4321। ठीक है दोस्तों, 4321 इसका बन रहा था, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है दोस्तों। तो अगर हम बात करें तो कोल्लेरू झील दोस्तों ये आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। इसके अलावा खेचियोपालरी झील जो है, खेचियोपालरी जो झील है दोस्तों वो सिक्किम में है, ये भी बिल्कुल सही है। खजियार झील दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन कोलीवेली झील दोस्तों केरल में नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत आंसर है। तो यहाँ पर झीलों की डिटेल जानकारी होने पर ही दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में सही हो सकता है। तो दोस्तों इस तरीके से जो भी पेपर हो रहा है उसमें क्वेश्चन थोड़ा डिटेल स्टडी मांग रहा है, तो इसलिए आप बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करें और जो भी पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनको ज़रूर रिवाइज करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर रिवाइज करके ही जाएं दोस्तों, इससे आपके लिए एग्जाम में बहुत आसानी रहेगी। बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाते हैं तो वो समय की बचत करा देते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। निम्न में से कौन सा समुचित रूप से जनता की जनता द्वारा जनता के लिए वानिकी को वर्णित करता है? तो दोस्तों जनता का जनता द्वारा और जनता के लिए वानिकी को वर्णित कौन करता है दोस्तों? वो है दोस्तों सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी दोस्तों एक ऐसा वानिकी है जो समुचित रूप से जनता की जनता द्वारा और जनता के लिए वानिकी को वर्णित करता है, उसको हम बोलते हैं सामाजिक वानिकी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, टाइगर रिजर्व और उसके राज्य के बीच के सही मिलान को पहचानिए। तो टाइगर रिजर्व और उसके राज्य के बीच के सही मिलान दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो कान्हा छत्तीसगढ़, बिल्कुल गलत। ठीक है, बांदीपुर दोस्तों कर्नाटक में है, ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, इसका बी ही ऑप्शन सही होगा। बाकी इसमें दोस्तों पेरियार तमिलनाडु में नहीं है, गलत है। सी और सिमिलीपाल जो है असम में नहीं है। तो इसका जो सही मिलान है दोस्तों वह है आपका बांदीपुर, और बांदीपुर कहाँ पड़ता है दोस्तों? कर्नाटक में, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 65, भारत में किस फिल्म ने अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों भारत की कौन सी फिल्म है कि कौन सी फिल्म ऐसी है जिसने अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो दोस्तों अपूर्व संसार ये नहीं है, पाथेर पांचाली भी नहीं है दोस्तों, दो आंखें 12 हाथ ये भी नहीं है, श्यामची आई। तो श्यामची आई जो मूवी है दोस्तों, श्यामची आई ये जो मूवी है दोस्तों, ये जो है ये फिल्म ऐसी है जिसने अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो कौन सी मूवी का नाम क्या है दोस्तों? श्यामची आई। अगले पेपर के लिए भी तैयार रखें दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 66 है, दमाऊ के साथ मुख्य रूप से बजने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों दमाऊ जिसको गाँव में दमुआ बोला जाता है, दमुआ, तो ये दमाऊ जो है मुख्य रूप से बजने वाला वाद्य यंत्र है। इसके साथ कौन सा यंत्र बजाया जाता है दोस्तों? अब इसमें मुख्य रूप से पूछा गया दोस्तों, अगर बात करें रणसिंगा भी इसमें बजाया जाता है और तुरई तो खैर कम ही है, बट ढोल इसका जो है मुख्य साथी है दोस्तों। तो बजाया जब भी जाता है तो ढोल और दमाऊ बजाया जाता है दोस्तों। क्या बजाया जाता है? ढोल, दमाऊ। और अगर बहुत अच्छे तरीके से इसका मंचन करना हो तो दोस्तों रणसिंगा भी इसके साथ यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर मुख्य रूप से यहाँ पर ढोल नहीं होता तो दोस्तों रणसिंगा यहाँ पर यूज़फुल हो जाता है। ठीक है, तो ढोल दमाऊ का कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है दोस्तों, सरहिंद नहर का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? तो दोस्तों सरहिंद नहर है, इसका निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो सरहिंद नगर दोस्तों ये सतलज नदी पर ही बनाया गया है। तो सरहिंद नामक जो नहर है इसका निर्माण किस नदी पर है? इसका निर्माण दोस्तों सतलज नदी पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 68 पर, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा युग्म सही नहीं है ये हमको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वर्ष, योजना और वर्ष दिया गया है, तो कौन सा सही नहीं है ये हमको बताना है दोस्तों। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, तो दोस्तों ये 1998-99 में लागू हुई थी,
किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ठीक है। तो CCCY ये जो लागू हुआ था 1998-99 में। सहकारी विकास फंड 1993 में सहकारी विकास फंड लागू हुआ था दोस्तों 1993 में, ये भी बिल्कुल सही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ये 1975 में लागू हुए थे दोस्तों, ठीक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी 1975 में हुए थे। और साथ ही दोस्तों जो ऑप्शन नंबर है नाबार्ड, नाबार्ड 1980 में दोस्तों ये लागू नहीं। तो नाबार्ड जो हुआ था दोस्तों ये हुआ था 12 जुलाई 1982। कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 को दोस्तों नाबार्ड जो है पारित हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो ये नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में, ठीक है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा और बाकी जो है इसके और आंसर दोस्तों यहाँ पर जो है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 69, प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है? तो दोस्तों जो प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज होती है उसकी गुणवत्ता को किसमें मापा जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो प्रिंटर द्वारा जो प्रिंटेड इमेज होती है उसकी गुणवत्ता को मापने के लिए दोस्तों DPI किसका यूज़ होता है? DPI का यूज़ होता है, जिसको कहते हैं डॉट्स पर इंच। क्या कहते हैं दोस्तों? डॉट्स पर इंच इसको कहा जाता है। प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता को मापने का के लिए DPI का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, फिर से सूची 1 और सूची 2 को मिलान कीजिए वाला है। तो बहुत अध्ययन की ज़रूरत है दोस्तों आज के समय में एग्ज़ाम क्रैक करना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे कि सूची ए और सूची बी का मिलान करना है। अगर हम बात करें दोस्तों अनुच्छेदों की, यहाँ पर बात पूछी गई है। तो अनुच्छेद जो 13 है, पहले नंबर पे दिया है अनुच्छेद 13। तो अनुच्छेद 13 किससे संबंधित है दोस्तों? अनुच्छेद 13 दोस्तों है मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियों के बारे में। तो अनुच्छेद 13 इसमें लागू होता है दोस्तों, ठीक है। उसके अलावा जो अनुच्छेद 29 है दोस्तों, अनुच्छेद 29 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 29 दोस्तों अल्पसंख्यकों से संबंधित है, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करने के लिए अनुच्छेद 29 है, ठीक है दोस्तों। उसके अलावा अनुच्छेद 20 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 20 दोस्तों है अपराधों के लिए दोष सिद्ध के लिए। किसके लिए दोस्तों? ये है दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्ध के लिए अनुच्छेद 20 जो है इससे संबंधित है। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के लिए संबंध में संरक्षण के लिए। और जो अनुच्छेद 24 है दोस्तों, तो अनुच्छेद 24 किससे संबंधित होगा दोस्तों? अनुच्छेद 24 संबंधित है दोस्तों कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करने के लिए, ठीक है दोस्तों। कि कारखानों में जो है दोस्तों बच्चों का यूज कम किया जाए, कम उम्र के 18 साल से कम की बात यहाँ पर कही जाती है। और एटलीस्ट 14 साल से कम तो बिल्कुल ही सख्त अपराध के अंदर लागू होता है दोस्तों। तो ये इसके ऑप्शन है दोस्तों। अगर एक बार फिर से बताएं तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? ये जो कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध जो करता है दोस्तों वह है आपका अनुच्छेद नंबर 24, ठीक है दोस्तों। क्या है? अनुच्छेद 24 मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत हैं दोस्तों? ये हैं आपकी अनुच्छेद 13 में, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अनुच्छेद 13 है ये। और उसके बाद अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की बात जो होती है वो किस में होती है दोस्तों? तो अनुच्छेद 29 है दोस्तों इसके लिए, अनुच्छेद 29, ठीक है दोस्तों। अल्पसंख्यक वर्गों के लिए अनुच्छेद 29 है। और अगर हम बात करें कि अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के लिए बात करें तो यहाँ पर जो है दोस्तों आता है अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 20, ठीक है दोस्तों। कौन सा आएगा? अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण के लिए अनुच्छेद 20 यहाँ पर लागू होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये समझ में आ ही गए होंगे और आप इसके अनुच्छेद की स्टडी जो है अपनी बुक से स्टडी कर सकते हैं डिटेल। और साथ ही दोस्तों आज के समय में अनुच्छेद किसके अंदर क्या है एक नॉर्मल क्वेश्चन नहीं रहेगा, इतने सारे अनुच्छेदों की पूरी जानकारी एक साथ होनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम कूट के अकॉर्डिंग देखें तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बनेगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा।